फुनचक सुरदन जी, हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि चीन लगातार ये दबाव बनाता रहा कि भारत को आप एससीओ में ला रहे हैं तो पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए साथ साथ। क्या चीन एससीओ में भारत की एंट्री को लेकर खतरा महसूस कर रहा था, इसलिए उसने ये शर्त लगा दी थी साथ में? देखिए, ये एक्सपेंशन का जो इशू है, मसला है, ये बहुत पुराना है। एससीओ एक्चुअली आगे बढ़ नहीं रहा था क्योंकि उनकी अंदरूनी प्रॉब्लम था। ये आंखें क्या कहते हैं, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई है। रशिया नहीं चाहता है कि चाइना जो वहाँ पे यूरेशिया में पावरफुल हो जाए, और चाइना आस्ते आस्ते वहाँ पे अपना छवि को बढ़ाना चाहते हैं। तो जो रशिया जो है, कजाकिस्तान और तजिकिस्तान तीनों मिलके इंडिया को जब पुश करने की कोशिश किया तो चाइनीज़ ने तुरंत उसको पाकिस्तान का नाम लेके उसको बैलेंस किया है। तो ये एससीओ के अंदर का जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको लेके हम लोगों को वहाँ पे एंट्री हुआ है। अभी ये एक नतीजा है, नहीं तो उनके अंदर के बहुत सारे झगड़े हैं, वो आगे ऑर्गेनाइजेशन से आगे बढ़ नहीं रहे थे। सिर्फ ये काउंट करते रह रहे थे कि हमारे पास कितना पॉपुलेशन है, हमारे पास कितना एरिया है। वो एक पेपर टाइगर था, उसमें एक टॉकिंग शॉप था। आगे एससीओ कोई अच्छी चीज़ तो कर नहीं रहे थे। तो आप उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान को लाइए, इसकी छवि बढ़ेगी, इसकी प्रोफाइल बढ़ जाएगी, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ये इसका एक नतीजा है। आप कहने का ये है कि आप चले तो गए हैं, इसमें हमें क्या मिलेगा? क्योंकि ये देखिए, आप ये 8 देशों का ये ऑर्गेनाइजेशन बना है। 7वां देश इंडिया है, 8वां मेंबर जो है अब पाकिस्तान हो गया है। इसमें 8 में से सारा 7 कंट्रीज जो है कल क्या कहते हैं बीजिंग में जाके बेल्ट एंड रोड के एक समिट में अटेंडेंस लेके आए हैं। तो सारे कंट्रीज जो है चाइना के साथ अलाइंड है एक्सेप्ट अस, कनेक्टिविटी को छोड़ के। दूसरा मसला ये है कि आतंकवाद को भी लेके जो हमारे डेफिनेशन है आतंकवाद का, चीन की डेफिनेशन अलग है। तो वहाँ ये प्रॉब्लम्स आएंगे इन चीज़ों को लेके। जैसे मसूद अजहर है या एनएसजी है। अब एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि एससीओ का जो चार्टर है वो कंसेंसस बेस्ड होता है, उसमें कोई वोटिंग नहीं होता है। उनका एक टर्मिनोलॉजी है, कहते हैं शंघाई स्पिरिट। शंघाई स्पिरिट के पास सबको इस मुद्दे को लेके चलना है। ठीक है। तो उसमें यह है कि अगर अधिकतर लोग कहेंगे कि भारत को एनएसजी में नहीं आना है, तो मुझे तो यह लगता है कि एससीओ की वजह से हमें और ऑब्स्टिकल होने वाला है, क्योंकि हमें इजी एंट्री वहाँ कुछ मिलने वाला है, किसी या आतंकवाद को दे के चलिए या किसी और चीज़ को लेके चलिए। ठीक, अब कनेक्टिविटी का तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन मोदी जी ने ये कह दिया जाए कि हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। चाबहार की बात किया, INST की बात किया, अशकाबाद एग्रीमेंट की बात किया। चाइना अपना करे, रशिया अपना करे, इंडिया अपना करे, सब मिलके अपने कनेक्टिविटी को बढ़ाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो चीन चाहता है हम उसी को करें। हम अपने एजेंडा को रखेंगे। रशियंस अपना, देखिए प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने कहा कि मैं अपना एजेंडा लेके आ रहा हूँ एससीओ के अंदर। उन्होंने ग्रेटर यूरेशियन कॉरिडोर की बात किया, उन्होंने ट्रांस साइबेरियन की बात किया, उन्होंने बायकुल अमूर मेन लाइन की बात किया, उन्होंने बहुत और चीज़ों से बात किया। तो ये लगता है अपने अपने जो एजेंडा है उस वहाँ पे रखें संस्था में, और सब कोऑपरेटिव स्पिरिट में काम करें। ठीक है, ये नहीं कि वहाँ जाके आपके ये नहीं, मेरा ये नहीं, ऐसा तो शायद मुझे नहीं लगता है। ठीक है, आंचल जी आप हाथ उठा रहे थे, बोल लें अपनी बात, फिर दयाल साहब आप बोलिएगा। नहीं, आप वो चाइना के बारे में जो बात कर रहे थे और वो पाकिस्तान में जो हाथ मिलाने की बात कर रहे थे, तो इन दो बातों में मैं छोटा सा कमेंट देना चाहूँगा। देखिए, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने हैं। ये एक रीजनल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें जो है आप शुरुआत ही में ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए आपको कि हमारे और पाकिस्तान के जो रिश्ते खराब हैं और हम इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन पे भी कुछ उसका बुरा असर पड़ सकता है। और इंटरनेशनल जो माहौल है उसमें इस तरह हाथ मिलाना है, हाल चाल पूछना, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अजीब बात है। हाँ, 7 समिट जब हुई थी, मोदी जी ने एक अपना कड़ा रुख दिखाया था, उन्होंने उनसे बात नहीं की थी, और नेपाल के प्रधानमंत्री ने फिर रिजॉर्ट पे उनकी मुलाकात कराई, तो वो हालात दूसरे थे। वो विद इन द सार्क हम अपनी नाराजगी दिखा रहे थे। आज हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ही बड़ी आपत्ति वाली बात है कि उन्होंने हाथ मिलाया या उनसे। हाँ, अगर वो बातचीत करते बैठ के बाकायदा,
तो ये एक बहुत बड़ी बहस का विषय बन सकता था। ठीक है, चाइना के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज चाइना को लेके हमारी पॉलिसी यूनिडायमेंशनल नहीं हो सकती। आप ये कहें कि सिर्फ चाइना से दोस्ती होगी, ये नहीं हो सकता। सिर्फ चाइना से दुश्मनी होगी, ये भी नहीं हो सकता। मेरे अपने हिसाब से चाइना की पॉलिसी 3 या 4 सी के ऊपर टिकती है। कोऑपरेट, जहां तक पॉसिबल है उनसे कोऑपरेट करो। नंबर 1 सी। कन्फ्रंट, जहां तक हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है तो चाइना को कन्फ्रंट करो। और कंटेन, जहां वो इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है उसे कंटेन करने के लिए अपना कोई इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करो। तो ये तो चलता रहेगा। 2 बड़ी पावर्स हैं, रीजन में हैं, कंपीट कर रही हैं एक दूसरे से, इंटरनेशनल प्लेयर और इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेयर और ग्लोबल लीडर बनने के लिए। तो ये खींचातानी चलती रहेगी। ये जीरो सम गेम नहीं है कि आज हमने चाइना को गिरा दिया या चाइना से हम डर गए या चाइना हमसे डर गया। ठीक है, तो ये 3-4 सी को लेके हमारी पॉलिसी है और मुझे लगता है कि इन 3-4 सी के चारों तरफ ये पॉलिसी आने वाले वक्त में भी चलती रहनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो सरकार में है वो आपको इस बारे में ज्यादा अच्छा बता पाएगी। ठीक है जनरल साहब, एक एससीओ की जब गठन हुआ तो ये आतंकवाद के खिलाफ जंग को लेकर गठन हुआ। एक बड़ा मुद्दा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। उसमें फिर आप पाकिस्तान को भी ले आते हैं, जिसको आप पाकिस्तान का एक्सपोर्टर मानते हैं। वो पाकिस्तान जब वहां जाता है तो एससीओ का एक पर्पस तो बड़ा फेल हो जाता है वैसे ही। और वहां बैठ के आप लगातार इशारों में नाम लेते हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सामने बैठा हुआ है, आप पाकिस्तान अपने मुंह से बोल नहीं पाते और फिर अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने मजबूती से बात रखी। नहीं, देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जहाँ तक टेररिज्म का सवाल है, पाकिस्तान एक फाउंटेन हेड है टेररिज्म का, राइट। एससीओ का वो मेंबर है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि टेररिज्म पे इंडिया और रशिया का जो रुख है वो तकरीबन एक है। ये मैं आपको, रशिया भी जब भी, क्योंकि मैंने उसको बहुत नज़दीकी से देखा है, इवन जब कंधार इशू हुआ था और बाद में भी रशिया का रुख जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है इस मामले में, और कहीं तक भारत के साथ मैं समझता हूँ तालमेल खाता है। तो इसको मेंबरशिप लाना टेररिज्म के हिसाब से नहीं, इवन डिस्टेबलाइजिंग ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और उसके साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान उसका मेन मुखिया रहा है। तो वो तो एक मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ी भूल है और बहुत बड़ी, लेकिन चाइना का प्रेशर होगा और चाइना ने इसको इंक्लूड करा होगा, बिकॉज कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान वगैरह की बहुत कम से। मैं 2-3 चीज़ जो पहले बताना चाहता था वो क्विकली सम अप करना चाहता हूँ। देखिए, चाइना भारत के खिलाफ है 1962 से, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो डिप्लोमेटिकली जो कुछ करता रहे, लेकिन इंटरनली चाइना स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन कंटेनमेंट में 1962 से पहले ही लग गया था और वो उसका एक मुद्दा है। पाकिस्तान को एड भी इसीलिए देता है। पूरी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चाइना ने चलाया हुआ है। पाकिस्तान की आर्मिंग कंप्लीट, अगर आर्म फोर्सेस का इक्विपमेंट देखो तो वो भी चाइना बेस्ड है। इकोनॉमिक एड देखो, एड टू टेररिज्म देखो, तो उसमें कोई नई बात नहीं है, ना कोई उसमें मतलब कि भाई कोई चेंज आया है। पाकिस्तान ये करेगा, वो पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा है। लेकिन मैं जो बात कह रहा था वो ये है, देखिए आपने, इंडिया ने वियतनाम के साथ जाके नेवल एक्सपेंशन, वियतनामीज नेवल एक्सपेंशन को $100 मिलियन का एड दिया, जो कि अपने आप में चाइना के लिए एक बहुत ही, चाइना को एक सिग्नल है। इसी तरह से जब भी इंडिया, वियतनाम और फिलीपीन, जब भी ये कंट्रीज, जापान जब भी बात करते हैं, वो अपने आप में एक इंडिकेशन है। और जो अभी पिछले लास्ट 2-3 महीने में श्रीलंका से जो सिग्नल्स आए, विड्रॉल ऑफ श्रीलंका इन नंबर ऑफ प्लेसेस, वो भी अपने आप में एक सिग्नल है। जहां तक इकोनॉमिक एड की बात है, देखिए अब भारत ना तो इतनी इकोनॉमिक एड बांग्लादेश को दे सकता, ना नेपाल को दे सकता। जब हम फेल हुए इकोनॉमिक एड में, तभी तो वो स्टेप इन किया है। तो ये सब इकोनॉमिक एड है। और जहां तक ये सराउंडिंग की बात है, वो कर रहा है। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है आज के दिन, न्यूक्लियर प्रोग्राम, हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, नॉर्थ ईस्ट के जो डिविजन्स की जो रेजिंग की है, वो चाइना क्या उससे खुश है? लेकिन उसको स्पीड अप करके इंडिया एक इंडिकेशन दे रहा है कि हम कन्फ्रंट की जरूरत पड़ी, कन्फ्रंट करेंगे। कंटेनमेंट में भी हम कर रहे हैं। वो मैं बताऊंगा आपको कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों वापस लिया, उसमें इंडिया चाइना का नहीं हाल है। वो प्रधानमंत्री जो मालदीव के, वो जेल में जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ और मुद्दे हैं उसके, अगर आप पढ़ो। लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियों को तो इससे मौका मिलता है ना कि भाई हम अपने देश को नीचा दिखा लें। नहीं, राजनीति करने का सवाल ही नहीं। मालदीव ने भाई अभी क्या हो रहा था, जिसपे आप रोकना चाह रहे थे उनको, वहां क्या हो रहा था? वो विषय यही तो था कि हम कैसे अपने देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखा लें।
नहीं, इंटरनेशनल फोरम्स पे देखिए, हमें प्रधानमंत्री जैसे इंस्टीट्यूट हैं, हमारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं समझता हूं उनको कभी भी प्रधानमंत्री हैं या जैसे कई बार सेना पर लोग बात करते हैं, मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है। ठीक है, आप पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कीजिए, आप परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज कीजिए, पार्लियामेंट फ्लोर पे क्रिटिसाइज कीजिए। ओके, पार्लियामेंट में क्या होता है वो तो आप देखते हैं। खैर, अखिलेश जी लास्ट कमेंट आपका, उसके बाद संबित लास्ट कमेंट आपके पास आऊंगा, समय कम है, थोड़ा ध्यान रखते हुए बोलिएगा। देखिए, जी पॉलिसी की बात की तो हमारी बात पाकिस्तान पॉलिसी क्या है कोई बता दें? कोई क्यों नहीं बता देता है? क्योंकि अभी आप ही चैनल चला रहे, उस दिन न्यूज़ चला रहे थे, दिन भर चलाया, अच्छा प्रोग्राम किया आपने। पाकिस्तान से टेस्ट मैच हो रहा है, सरकार का मंत्री बोल रहा है कि नहीं होने पाएगा, लेकिन मैच हुआ था। दूसरी बात, ये जो हमारे भाजपा के साथी लोग होते हैं, प्रवक्ता लोग, इनको दोपहर में एक आदमी आता है और रटा जाता है। वो सिर्फ आप पूछिए कुछ, हम पूछे कुछ, वही बोलते हैं और वही पोथी पढ़ते जाते हैं, रट्टू तोते की तरह झूठ बोलते रहे। नरसिम्हा राव के समय एग्रीमेंट हुआ था अरुणाचल पे, कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित राज्य था, जब चाइना ने कुछ आंखें तरेरी, राजीव जी ने उसे राज्य घोषित किया और उसे इतना सॉवरेन किया कि कोई पूछने की जरूरत नहीं थी। और यही इसी के बाद दलाई लामा के बाद 6 आपके जिलों को चाइना अपना बताने लगा, नामकरण अपना कर दिया, अपना नक्शा दिखाने लगा कि ये लद्दाख का है। और यही चाइना के प्रेसिडेंट जब आए थे, झूला झूल रहे थे गुजरात में, तो हमारे अरुणाचल के मंत्री को तो वहाँ एंट्री नहीं थी, अरुणाचल प्रदेश को नक्शे में भी नहीं दिखाया गया था। अरुणाचल के 2-4 वहाँ पे स्टाफ एम्प्लॉय थे, उनको भी नहीं रखा गया था। और ये मीडिया पे आया भी था, उनको तक बाहर कर दिया गया था, इतना कि कोई अरुणाचल का देख न जाए वहाँ पे। और ये हमें नसीहत दे रहे हैं अखिलेश जी, भाई जितना धीरे सीख रहे हैं। तभी मैंने शुरू में कहा धीरे-धीरे निखर रहे हैं साहब। आपसे सीख रहे हैं ना शायद अभी, निखर रहे हैं, दयाल साहब कह रहे हैं आपसे सीख रहे हैं अभी, दयाल साहब कह रहे हैं कि आप लोगों से सीख रहे हैं अभी। मैं सिर्फ तथ्यों और तर्कों पे बात करता हूं। नहीं सर, कई तथ्य और तर्क आप भी नाई की दुकान से ले आते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला कई बार कि आप ये ट्विटर के चक्कर में बहुत रहते हैं, वहां से आप कई चीजें उठा के ले आते हैं सर। आप मीडिया का नाम ले देते हैं कि मीडिया में आया था सर। मीडिया कौन सी उठाते हैं वो दिग्विजय सिंह जी का ट्विटर जाके देखिए, पता लग जाएगा सर कौन कौन सी मीडिया आप लोग उठाते हैं। बहरहाल ये आपकी चॉइस है सर, आपकी पार्टी का इतना बड़ा कद है सर, तो कम से कम उतने बड़े कद के मीडिया से तो खबर उठा लाया कीजिए सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप कहीं से भी लाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, आप कहीं से भी लाइए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जितनी बड़ी पार्टी है उतने बड़े मीडिया हाउस के साथ से तो वहां से तो खबर उठाया कीजिए, ऑथेंटिकेट तो कराने की नौबत ना आए उसको सर। अब संबित पात्रा लास्ट कमेंट आपका, आप उनको जवाब देना चाहते हैं दे दें, लेकिन आज के मुद्दे का ध्यान रखते हुए बजाय इस फजीहतबाजी में पढ़ने के, प्लीज साहस हो तो आर्काइव से निकालो। अखिलेश जी प्लीज, देखिए मैं सिर्फ इतना, प्लीज आपके आर्काइव में आपका साहस मैंने देखा है सर, जब आप इसी शो पे बैठ के कहते थे मैं तो यहाँ धोने आता हूँ सर। प्लीज समझिए बात को ना, प्लीज बोलने दीजिए। संबित लास्ट कमेंट खत्म कीजिएगा, समय नहीं है। जब आप झूठ बोलेंगे तो मैं उसे अखिलेश जी प्लीज, आपका सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। अखिलेश जी प्लीज, आपका सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए प्लीज। संबित लास्ट कमेंट 40 सेकंड। देखिए, जहां तक चाइना और पाकिस्तान का विषय है और एससीओ का विषय है, मैं एक बात बताता हूं, ABC ऑफ डिप्लोमेसी जो इंडिया ने दिखाया है, असर्टिव एंड अराइव्ड। इंडिया बहुत असर्टिव रहा है और वहां स्पॉट पे अराइव कर गया है। नंबर 2 बी फॉर बोल्ड एंड सी फॉर कॉम्पिटिटिव, जो कि सब ने कहा कि आज हम जहां जहां कॉम्बैट करना चाहिए और जहां कॉम्पिटिटिवनेस दिखाना चाहिए, चाहे वो मैरिटाइम कॉम्पिटिटिवनेस हो, चाहे वो श्रीलंका की बात की गई कि वहां पे जिस प्रकार सबमरीन को रोक दिया गया, वो कॉम्पिटिटिवनेस अब इंडिया में आ गया है। और आप इमेजिन करिए, मैं कांग्रेस ने कुछ नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ एक शब्द करके अंत करता हूं। इमेजिन करिए, खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता कि मोदी जी की जगह वहां राहुल गांधी बैठे होते, तो सोचिए जरा क्या होता। बोलने के बदले वो सो रहे होते। तो भगवान ने भी अच्छे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया। नहीं, बिल्कुल वो सोच समझ के बोल रहा हूँ। जिसके लिए आपने शुरू से मना किया कि मैं इस तरह की फजीहतबाजी में नहीं पढ़ूंगा, आप फिर उसी तरह के चुटकुले सुनाने में आ रहे हैं। नहीं, वो जाते जाते तो बोल जाऊं, इतने घंटे से चिल्ला रहे थे। अच्छे डिबेटर का वही होता है, जाते जाते थोड़ा चुप होकर जाना चाहिए। 8:30 बजे आरजे रौनक आपको सुनाएंगे चुटकुले आज रात को 8:30 बजे, वो देखना ना भूलेगा। आज आप ही का इंटरव्यू चलेगा उसमें, वो देखिएगा जरूर। थोड़ा तब आप लोग तय कीजिएगा कि डिबेट में ऐसे बोलना है कि नहीं बोलना है। ये चीजें 8:30 फन की बात के लिए छोड़ दीजिए, इस समय पर कम से कम सीरियसली चीजों को रखा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। भारत ने कम से कम मजबूती से अपना पक्ष रखा है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि जरूरी यही है कि आप अपनी बात को मजबूती से, साफ गोई से रखने की दुनिया के सामने हिम्मत कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुल्ली डंडे के खेल की तरह फैसले नहीं हुआ करते।